हेलो दोस्तों, मैं शिवकुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, है ना दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर 3, है ना। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरह से आपको बता दिया है। मैंने अगली वीडियो में खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की चैप्टर 3, है ना, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट में, जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा। तो आपने क्लास 10 में तो पढ़ा ही होगा विद्युत धारा क्या होती है। क्यों पढ़ा तो होगा ही कि सर आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो इतना तो पढ़ा ही होगा। तो वही डिफिनेशन यहाँ पे है कि विद्युत धारा क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो आप बताएंगे सर आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब यहाँ पर जब मैं पूछ लूं कि आपसे आवेश क्या होता है, आवेश के प्रवाह मतलब आवेश मतलब क्या, कौन से प्रवाह, तो आवेश क्या सर, आप बोलोगे आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह मतलब प्रवाहित होना मतलब बहना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बहना या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाहित होने की जो दर है वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। जब तक कि हम किसी वायर में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं करेंगे, आवेश प्रवाह नहीं करेंगे, तो क्या हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, मतलब बहेगी? नहीं बहेगी ना। तो जब तक कि हम किसी वायर में, किसी धातु में जब तक कि हम आवेश प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और आवेश मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर ही या आवेशों के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। तो कोई आपसे पूछ ले कि आवेश क्या होता है, तो आवेश बता देंगे सर आवेश मतलब चार्ज, है ना। चार्ज, और चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। आवेश में चार्ज इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, क्यों। गुड। तो आवेश मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर या आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई विद्युत धारा। फिर उसके बाद क्या है, विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा को हम स्मॉल आई या कैपिटल आई, ठीक है। तो विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपको पता चलिए कि विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर होती है ना। तो एक तो डिफिनेशन मैंने ये बता दिया कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि प्रति एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि फार्मूला से देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ टी मतलब समय भी तो ले रहे हैं, तो प्रति एकांक समय में, है ना, जहाँ तो बोलेंगे तो प्रति एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। दूसरी डिफिनेशन ये हो जाएगी। तो मैंने आपको दोनों डिफिनेशन बता दी, एक मैंने लिख दिया है और दूसरी मैंने आपको ये बता दी कि प्रति एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। ये आपको हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा। फिर आगे क्या है, यह अदिश राशि होती है। अब धारा ये थोड़ी ना कि धारा में कोई दिशा चलती है, धारा में दिशा नहीं चलती। आप उसको जिस साइड आप उसको मीन्स मोड़ देंगे वो उस साइड चलना शुरू हो जाएगी। धारा की कोई दिशा नहीं होती, मीन्स धारा अदिश होती है। अब सदिश और अदिश राशि क्या होती है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, बता देता हूँ ना, कि हमारी जो अदिश राशि होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। क्या मैंने बताया कि अदिश राशि को आपसे पूछ ले कि अदिश राशि क्या होती है, व्हाट इज स्केलर, है ना। तो स्केलर आप बताएंगे सर जिसमें परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि क्या होगी, सदिश मतलब सदिश, जिसमें दिशा के साथ साथ या परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सदिश और अदिश। तो हमारी विद्युत धारा क्या होती है, तो विद्युत धारा हमारी अदिश राशि होती है। ये बच्चे बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं कि इसमें कैसे बता दें सदिश, क्योंकि देखते हैं कि हमारी जो करंट है वो फ्लो हो रही है एक दिशा में, तो उसको अदिश बता देते हैं, सदिश बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, हमारी विद्युत धारा अदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी विद्युत धारा अदिश राशि हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, तो आपने क्लास 10 में तो पढ़ा ही होगा कि इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये तो सबको पता है कि इसका मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन इसका दूसरा भी तो मात्रक जान लीजिए, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब क्या, आवेश,
आवेश का मतलब क्या, कूलाम, तो ये हो गया कूलाम। ये देखिए, फिर प्रति और टी मतलब क्या, टाइम, टाइम मतलब सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड इसका दूसरा मात्रक होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा कि हमारी विद्युत धारा आई से प्रदर्शित करते हैं, यह अदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलाम, सॉरी इसका मात्रक एम्पियर, ये तो होता है, और दूसरा मात्रक मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है दूसरा मात्रक। ठीक है, गुड। अब उसके बाद हमने फार्मूला लिखा है आई बराबर क्यू अपॉन टी एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड, ये हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने नोट करके लिखा है कि जो हमारे धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में होती है। ये बात आपको नोट करनी है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में होती है। मैंने लिखा है धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में होती है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो हमारी जो धारा है वो ऐसे बहेगी, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, ये तो लिखा है कि जो धारा की दिशा है इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में होती है, यही आपका हो जाएगा। तो ये अगर इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा है तो धारा की दिशा इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विद्युत धारा समझ में आया होगा कि विद्युत धारा की क्या होती है, किससे रिप्रेजेंट करते होते हैं, कौन सी राशि होती है ना। अब यहीं पर हम इतना लिखे हैं, आप इसको आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी बीमा भी आपको निकाल के दिखा देते हैं कि बीमा के कैसे निकाली जाती है, क्यों, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं धारा घनत्व। सबसे पहले उससे देख लेते हैं कि बीमा हमें धारा की बीमा कैसे निकालते हैं। धारा यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। आप क्यों देखिए, अब यहाँ तो आपको पता ही होगा आई क्या होती है, आई हमारी धारा होती है, गुड, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं वो धारा क्यों होती है। क्यों क्या होता है आपको पता है, आवेश होता है। टी क्या होता है, टी समय होता है। अब यहाँ आवेश की बीमा निकालनी है, मीन्स आवेश की बीमा लिखनी है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में बताया था कि आवेश की बीमा कैसे निकालते हैं। क्यों बराबर आई टी, आई मतलब एम्पियर और टी मतलब समय, तो ए टी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टी और अपॉन में ये हमारा टी हो जाएगा। टी से टी कैंसिल हो जाएगी तो हमारी बीमा क्या निकल आएगी, ए हमारी बीमा निकल आएगी। तो कोई पूछ लेगा कि धारा की बीमा क्या होती है, सर धारा की बीमा ए होती, क्यों, गुड, ए हो जाएगा तो एम्पियर हो जाएगी। फिर आगे अब यहाँ पर हम समझते हैं धारा घनत्व क्या होता है। मैंने लिखा है कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब ये एकांक अनुप्रस्थ काट क्या होता है, आप देख सकते हैं, आपने मान लीजिए ये कोई पाइप है, आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई पाइप है ना, तो वहां से, अब यहाँ से इस एकांक अनुप्रस्थ काट से यहाँ से जो धारा जाएगी ऐसे, यहाँ से जो धारा होकर जा रही है, तो यही हमारी क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है ना। कि एकांक अनुप्रस्थ काट, ये आपका एक प्रकार से एकांक मतलब एक तरफ से है ना, तो एकांक अनुप्रस्थ काट से धारा जा रही है ना, तो एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर बहने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई धारा घनत्व। तो मैंने वही लिखा है कि किसी चालक, या कहोगे किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये आपकी धारा घनत्व हो गई, और इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी। ठीक है, लिखे दे रहे हैं हम करंट डेंसिटी, है ना, डेंसिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, किसी चालक के, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको रटवा दूंगा, है ना, क्योंकि आप समझिए क्या कह रहा है भाई। ये मैंने चालक ले लिया, तो किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी, है ना। फिर इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मैंने लिखा है, इसे हम, ये देखिए, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, और धारा घनत्व तो आपकी सदिश राशि होती है। देख लीजिए, धारा घनत्व तो आपकी सदिश राशि में आप देख सकते हैं, यहाँ से होकर जा रही है तो एक दिशा में जा रही है, तो हमारी क्या होती है, धारा घनत्व तो हमारी सदिश राशि होती है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए आई मतलब धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये आपको क्या है, ए। अब यहाँ पर ए ये ना समझ लीजिएगा, यहाँ पर ए मतलब होता है एरिया, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये तो होगा। तो क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, मीन क्षेत्रफल का मात्रक बता दीजिए। तो मीटर स्क्वायर होता है, मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब हमें इसकी विमा निकालनी है, तो आइए विमा निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या है, धारा है, धारा की मात्रक, अभी धारा की विमा आपने क्या निकाली, ए। तो ऊपर जहाँ है वहाँ क्या हो जाएगा, ए हो गया, और नीचे ये ए मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर, मीटर को किसमें आपको लंबाई में ही तो नापते हो, तो मीटर को एल से लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल, और क्या स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब हम इस एल स्क्वायर को यहाँ पर +2 लिखा है ना, मतलब कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ +2 होता है। अब इस +2 को उठा करके हम ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ हम इसकी विमा जो हमारी निकलेगी वो हो जाएगी L-2a। जरूरी नहीं कि L-2 पहले लिखें, आप a को भी पहले लिख सकते हैं, a L-2, वो भी सही है, ठीक है, तो गलत नहीं है। ये हो जाएगा L-2a, या फिर a यहाँ रख दीजिए, तो a L-2, ये भी आपकी विमा निकल जाएगी। तो ये हमारी धारा घनत्व की विमा निकल आई है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको धारा घनत्व समझ में आया होगा, है ना। विद्युत धारा भी आपको समझ में आई होगी। आप इतना मैंने जितना कुछ लिखाया है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, है ना, ये सब चीजें आपको हम बताते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम देख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, देखिए ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल मीन्स मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने 4 नंबर से 3 नंबर या फिर 4 नंबर में आता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की व्याख्या कीजिए, है ना, या वैद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की व्याख्या कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है, स्टेटमेंट सिर्फ आपको लिखना है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आखिर होता क्या है ना। फिर आखिर इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं वो हम समझ लेंगे, और जब हम ये समझ लेंगे तो हमारा वैद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की जो हमें व्याख्या करनी है वो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे ना। तो आइए उसको पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल मैंने लिखा है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये बात तो मुझे आपको बतानी नहीं पड़ेगी, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना भाई। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने ये ले लिया ऑक्सीजन, तो ये O2 + O2 से ही तो मिलकर बनेगा, ये है ना, और ये हमारा परमाणु, ये अणु है, तो अणु से मिलकर क्या बनता है, परमाणु, और परमाणु से मिलकर क्या बनेगा, पदार्थ। तो यही तो होता है, आप देख सकते हैं अणु से मिलकर बन रहा है परमाणु, और परमाणुओं से मिलकर बनता है पदार्थ, ठीक है ना। तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है, ये आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु में एक धनावेशित नाभिक के परितः, भाई नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये मैंने बना दिया, मान लीजिए ये आपका नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये नाभिक क्या लिखा मैंने, परमाणु में एक धनावेशित नाभिक के परितः कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। तो यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, बाहर क्या रहते हैं, बाहर ऐसे ही, तो आप इसमें देख सकते हैं बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन ही तो चलते रहते हैं ना, मीन्स इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वो गतिशील रहते हैं ना। तो ये मैंने लिखा है कि नाभिक के परितः मतलब नाभिक के बाहर, नाभिक के परितः नाभिक के बाहर कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। ये आपको मतलब ये आपको आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में होता क्या है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नाभिक के परितः मतलब नाभिक के बाहर निश्चित कक्षाओं में, कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इतना आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में मतलब समझना है, ठीक है। फिर अब क्या मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला मैंने लिखा है समबद्ध इलेक्ट्रॉन, ये समझाने के लिए था, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है, समबद्ध इलेक्ट्रॉन। समबद्ध मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, समबद्ध मतलब बंधा हुआ, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आइए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं समबद्ध इलेक्ट्रॉन होता क्या है ना। तो समबद्ध इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के परमाणुओं में
जो इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है ना। ये सामान्यतः अपनी कक्षा नहीं छोड़ सकते हैं, इन्हीं को समबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये मैंने पढ़ दिया तो आप बोलिए सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप आज हम अपने दैनिक एग्जाम्पल को लेते हैं ना, समझते हैं। आप मान लीजिए ये हमारा प्रोटॉन और नाभिक, ये तो आपको लिखा मैंने नाभिक के पास। अब मान लीजिए ये आपका होम है, जरा एज्यूम कीजिएगा ये आपका घर है, ठीक है। अब इसमें आपके मम्मी और पापा हैं, समझना है आपको, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये हमारा मान लीजिए घर है और घर को हम क्या ले लेंगे, नाभिक मान लिया हमने नाभिक, और इसमें मम्मी और पापा है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। अब सोचिए आपका स्कूल अगर घर के पास में है ना, ये मान लीजिए कोई गली, यहाँ पर आपका स्कूल है यहाँ पर, है ना। तो आप चाह कर भी यहाँ स्कूल में क्या बंक नहीं मार सकते हैं, स्कूल में गोला नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आप डरेंगे कि अगर हमने गोला मार दिया, स्कूल नहीं गए, तो डैडी मीन्स मम्मी और पापा जानकारी करेंगे, तो अगर जान गए कि स्कूल नहीं गए तो हमारी क्या होगी, पिटाई होगी। मतलब एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन मीन्स नाभिक से बंधा हुआ तो है, मतलब आपकी मीन जो नाभिक की नजर है, मीन जो इसकी मम्मी पापा की जो नजर है वो इलेक्ट्रॉनों पर पड़ रही कि नहीं पड़ रही, मतलब आप पर पड़ रही है ना, तो आप चाह कर भी अपने स्कूल को बंक नहीं मार सकते, मतलब अपने स्कूल की आप अब्सेंटी नहीं कर सकते, आप स्कूल जो है जाने से मना नहीं करें। अगर आप स्कूल गए हैं तो स्कूल ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि मम्मी पापा अगर जान गए तो आपकी पिटाई होगी, इस वजह से। तो वैसे ही बात यहाँ भी ले सकते हैं कि ये हमारा नाभिक है, और अगर नाभिक के जितने पास, नाभिक के पास वाली कक्षाओं में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते तो ये चाह कर भी नाभिक को मीन्स अपनी कक्षा को नहीं छोड़ सकता है। उम्मीद करते समझ आ रहा होगा ना, बिल्कुल आया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। भाई जैसे घर ये आपका नाभिक हो गया, नाभिक में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास मीन्स नाभिक के पास वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये सामान्यता में चाह कर भी अपनी कक्षाओं को नहीं छोड़ सकते, और इसे हम क्या कहते हैं, मतलब ये एक प्रकार से बंधा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वही मैंने लिखा। अब इसको छोड़िए, समझ में आ गया होगा ना। अब यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखे किसी पदार्थ के परमाणुओं में, अब आप समझ लीजिएगा, किसी पदार्थ के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं, समझ रहे होंगे, नाभिक और नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं, है ना, उन पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है। मतलब आप यहाँ पर हैं तो मम्मी पापा की नजर सबसे ज्यादा आप पर होगी। क्यों? तो वही है कि नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है, वही बात यहाँ भी लागू हो रही। फिर क्या है, ये सामान्यतः अपनी कक्षा नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब चाह कर भी आप अपने स्कूल जाने से मना नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी आप अपने स्कूल में बंक नहीं मार सकते हैं। वही बात यहाँ पे लागू हो रही थी, ये सामान्यतः अपनी कक्षा नहीं छोड़ सकते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर समबद्ध इलेक्ट्रॉन होता क्या है। किसी को आप अब आपसे सर पूछ लें कि बताइए बेटा समबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप चाहे तो उनको एग्जाम्पल के थ्रू बता दीजिएगा, या फिर उनको आप जो है डिफिनेशन के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समबद्ध इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा। तो ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन था। अब इसके बाद हम अगला जो इलेक्ट्रॉन देख लेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम वैद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में आपको व्याख्या करवा देते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इसमें देखिए समबद्ध इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, बंधे हुए। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, आजाद, है ना, बिल्कुल। तो अब देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल के थ्रू हम ये भी समझा देते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है ना, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इन पर नाभिक का नियंत्रण कम होता जाता है। मतलब जितनी नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही नियंत्रण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो वही है, तथा सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, तथा सबसे बाहर वाली
कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नियंत्रण इतना कम हो जाता है कि इन्हें थोड़ी ऊर्जा देकर संगत इलेक्ट्रॉनों से अलग किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में गति करते रहते हैं या फिर घूमते रहते हैं। ये तो आपने पढ़ लिया। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे वही ले लेंगे। अब मान लीजिए ये आपका नाभिक हो गया, मीन्स ये आपका होम हो गया और ये मम्मी पापा हो गए, मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। तो बाहर वाली कक्षा आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए बाहर वाली कक्षा है, ठीक है। ये मान लीजिए ये बाहर वाली कक्षा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप हैं, है ना, अगर आप यहाँ पर हैं, देख सकते हैं ये आप हो गए। अगर यहाँ पर है तो मम्मी पापा का नियंत्रण में मम्मी पापा आप पर ही तो नजर रखेंगे। और अगर आप सोचिए आप यहाँ गांव में पढ़ाई कर रहे थे, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, आप यहाँ पर गांव में पढ़ाई कर रहे थे तो मम्मी पापा की नजर थी। अब आप आपकी यहाँ कक्षा 12 तक आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, है ना, यहाँ तक पढ़ाई पूरी होगी। अब आपको अच्छी डिग्री लेनी, इंजीनियरिंग करनी है, मान लीजिए इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर बनना है, तो आप चले गए लखनऊ दिल्ली। अब यहाँ दिल्ली आ गई, ये आप है ना। तो अब ये नाभिक है। अब नाभिक के सबसे लास्ट वाली आपकी कक्षा यही तो है, सबसे आखिरी वाली है ना, सबसे बाहर वाली कक्षा यही था दिल्ली में। अब मान लीजिए दिल्ली में है। अब आप दिल्ली में पढ़ाई करते हैं तो आप दिल्ली में कॉलेज जाएं या ना जाएं, जब तक कि आप अपने मम्मी पापा को नहीं बताएंगे तब तक कि थोड़ी ना पता चलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए कॉलेज में बंक मारना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब कहने का लोग क्या है कि नाभिक का नियंत्रण यहाँ पर आप पे, मीन्स मम्मी पापा का नियंत्रण आप पे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपकी नाभिक से दूरी, मतलब अपने घर से दूरी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो नाभिक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो नाभिक का नियंत्रण यहाँ पर कम हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन पर नियंत्रण कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कम हो गई। तो अगर आप इसके कोई दोस्त हैं थोड़े से, या रूम पर रह रहा है, अब इसके कोई मान लीजिए दोस्त है जो इन्हें थोड़ी सी संगत देकर थोड़ी सी कहते नहीं कि यार चलो हाँ बहुत मजा आता है घूमने चले, तो इसे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं चलने के लिए, तो ये भी उसी फॉर्म में आया तो कहता है चलो चलते हैं। तो ये भी उसी थोड़ी मतलब क्या है, थोड़ी ऊर्जा देकर, मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन देकर उसे संगत इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है संगत इलेक्ट्रॉनों से अलग किया जा सकता है। मतलब ये पढ़ाई कर रहा था तो इसे पढ़ाई से अलग कर देते हैं। हम एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रहे हैं ना। तो संगत देकर मीन्स थोड़ी ऊर्जा देकर संगत इलेक्ट्रॉनों से अलग किया जा सकता है। तो अलग कर दिए। अब जब ये अलग कर दिए तो ये क्या हो गया भाई, अब एक प्रकार से आज़ाद हो गया, है ना। तो आज़ाद हो गया तो अब ये पूरे पदार्थ में मीन्स पूरे शहर में क्या अकेला जो घूमेगा, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसमें समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसमें क्या बताएगा आप समझ लीजिए। अब इसमें जो मैंने लिखा है वही आपको समझाने जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, किसी पदार्थ के परमाणुओं में, है ना, किसी पदार्थ के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है ना, ये हो गया। नाभिक की दूरी बढ़ेगी तो इन पर नाभिक का नियंत्रण कम हो जाता है। नाभिक का नियंत्रण कम हो गया, नाभिक का नियंत्रण कम हो जाता है तथा सबसे बाहर वाली कक्षा के, है ना, सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नियंत्रण इतना कम हो जाता है कि इन्हें थोड़ी ऊर्जा देकर संगत इलेक्ट्रॉनों से अलग कर दिया जाता है, संगत इलेक्ट्रॉनों से अलग किया जा सकता है। जब ये अलग हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में गति करते रहते हैं, पूरे पदार्थ में घूमते रहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन, समबद्ध इलेक्ट्रॉन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो आप मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो आइए हम उसको भी करा देंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये आपका हो गया, ठीक है। ये बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वैद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर इसकी व्याख्या भी करा देते हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं वैद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर व्याख्या, है ना। तो आइए मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की व्याख्या क्या होती है। तो आपने समबद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। तो इसमें जो हमारा काम है देखिए क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के ही इसमें काम है। तो आपको देखना है क्या है कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। आवेश वाहक मतलब क्या होता है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना,
आवेश वाहक होता है। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो यही आपको बताया गया है कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, अतः किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता, अब देख लीजिए, किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। आप देख सकते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बता दिए। अब क्या है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 29 मतलब 32 प्रति मीटर क्यूब होती है, जो कि अपने आप में जिसमें जो कि बहुत बड़ी होती है ना, जिसकी संख्या, तो वही मैंने लिखा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 32 प्रति मीटर क्यूब होती है, जो कि बहुत अधिक है। इसी कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। क्योंकि क्या होती है, क्योंकि इसकी जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 10 की पावर 32 होती है, जो कि बहुत बड़ी होती है। इसी कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है ना, विद्युत की अच्छी चालक होती है। फिर क्या है, जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है उसकी चालकता ही उतनी अधिक होती है। तो वही है, देखिए क्या लिखा है, जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है उसकी चालकता भी उतनी अधिक होती है, उसकी चालकता भी उतनी अधिक होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, ऐसी धातु में विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर्स होती है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या उदाहरण में, अब तुमसे कोई पूछे बताइए धातुओं में किसकी चालकता सबसे अधिक होती है, तो ये आप देख लीजिएगा कि चांदी जो होती है, सिल्वर, चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। जिसके बाद क्या आता है, तांबा आता है, देख सकते हैं तांबा आता है, सोना आता है और एल्यूमिनियम आते हैं। तो ये आपके वैद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की व्याख्या हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी मैंने आपको विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ाया है सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। जितने भी मैंने आपको हेडिंग बताई है, जो मैंने आपको पढ़ाया है आज की इस वीडियो में, वो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं हो आपको है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।